हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ बीपीसीसी 114 काउंसलिंग साइकोलॉजी का ब्लॉक 1 यूनिट 1 आपसे इनकी पीपीटी शेयर कर। तो मैं जानती हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ना जॉब वाले होते हैं और स्टडी के साथ साथ उन्हें टाइम नहीं मिल पाता और स्टडी भी जरूरी है। तो इसलिए उन लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि मैं मानती हूँ मैंने भी जॉब के साथ साथ ही स्टडी की है, तो मुझे पता है कितना प्रेशर आता है। तो इसलिए उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके, इसलिए मैंने पीपीटी रेडी की है ताकि वो इजिली इस पीपीटी से उनको हेल्प मिले और एग्जाम क्लियर कर पाए। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा, इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग साइकोलॉजी। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने हर पीपीटी में डाला ही इंट्रोडक्शन रहता है। दूसरा आपका आएगा डिफाइनिंग काउंसलिंग, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ काउंसलिंग, गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव काउंसलर्स, टाइप ऑफ काउंसलिंग, और नेक्स्ट आपका रहेगा ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ काउंसलिंग। उसके बाद आएगा आपका काउंसलिंग ऑफ इंडिया। उसके बाद कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगी और लास्ट में फिर मैं समरी भी थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले जो हमारा रहेगा प्रोफेशनल काउंसलिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, डिस्क्राइब द गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है और अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ काउंसलिंग। इसके पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस करूंगी। और explain the personal character required to be effective in counseling. Describe the different type of counseling and describe the training requirement of counseling, highlighting Indian context. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिफाइनिंग काउंसलिंग। सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारा काउंसलिंग का। काउंसलिंग क्या है? ये एक प्रशिक्षित पेशेवर होते हैं जो क्लाइंट की बात को सुनते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसका सोल्यूशन निकालने में उनकी हेल्प करते हैं। क्योंकि काउंसलिंग एक पेशेवर प्रोसेस है जो आमने सामने का जो भी रिश्ता होता है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन निकालना, या फिर जो हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है उसमें एक तालमेल बिठाना। क्योंकि मार्गदर्शन क्या है, ये एक और हमें सिक्योर्ड एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है और ये एक चेंज पर केंद्रित होता है और क्लाइंट को अपने तय किए हुए लक्ष्य बनाने में, उनको पाने में ये हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा गाइडेड वर्सेस काउंसलिंग। जो गाइडेंस होती है उसका दायरा बहुत ज्यादा बड़ा और ये हमेशा सही जानकारी देना, सही सलाह देना और एक डायरेक्शन देना। जैसे हमारे पास स्टूडेंट के सामने ज्यादातर ये होता है कि कैरियर विकल्प बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसी पे ज्यादा हम फोकस करते हैं और ये ज्यादातर ना एक तरफा होता है, जिसमें जो काउंसलर्स होता है वो हमारी हेल्प करता है। क्योंकि काउंसलिंग ज्यादा इंटरेक्टिव और सुधार लाने वाली होती है और जितने भी व्यक्तिगत बदलाव होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुलझाने में ये हमारी हेल्प कर। अब जो टॉपिक रहेगा, साइकोथेरेपी वर्सेस काउंसलिंग। साइकोथेरेपी इस गहरे भावनात्मक और व्यक्तिगत से जुड़े जितने भी मुद्दे होते हैं उनसे उनका सोल्यूशन निकालना। जनरली देखा जाता है ये लंबे समय तक होता है और इसका जो टाइम पीरियड होता है 6 मंथ से लेकर 2 ईयर तक का होता है। मान लीजिए 20 to 40 सेशन इसमें चलते हैं और जो रचनात्मक बदलाव लाने के लिए ये हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस जिससे भी होते हैं उन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। और काउंसलिंग कम से कम समय में जो इसका टाइम पीरियड होता है 6 to 12 सेशन होते हैं और 6 मंथ से कम। क्योंकि वर्तमान में जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, चाहे वो भावनात्मक विकास हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, इसको बढ़ावा देना इसका काम होता है। अब आता है एसेंस ऑफ काउंसलिंग। इसमें ज्यादातर ये जो रिलेशन होता है ये हमारा प्रोफेशनल होता है, ना कि सोशल। क्योंकि इसमें हम इंडिविजुअली, फैमिलीज के साथ, ग्रुप के साथ, कैरियर से जुड़ी प्रॉब्लम्स में हम उनको कुछ मदद करते हैं और ये परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने में और कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में ये हेल्प करता है। इसमें अलग अलग और बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, जो आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ काउंसलिंग है ये इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है।
अब हिस्ट्री ऑफ काउंसलिंग की मैं बात करूं तो काउंसलिंग जो है वो शुरुआती मानव सभ्यता से ही मदद की है, मार्गदर्शन देने में, सलाह देने में के रूप में ये मौजूद रही है। क्योंकि जो विश्व युद्धों के बाद 1940 के दशक में सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ये अलग तरह का एक प्रोफेशन बन गया और इसमें मनोविज्ञान, शिक्षा, समाजशास्त्र, कानून, चिकित्सा के विज्ञान से ये डेवलप भी हुआ। अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में जो औद्योगिक क्रांति के दौरान मान्य सरोकार जो थे उसमें काउंसलिंग की डेवलपमेंट हुई और इसमें जो कंट्रीब्यूटर्स थे वो थे सबसे पहले फ्रैंक फ्रैंक पार्सन्स जो थे 1908 में 1908 में से इनकी रहा है इनका। इन्होंने मार्गदर्शन के जनक के रूप में कैरियर चुनने के लिए खुद को, काम और स्वयं को तर्क की जानकारी के लिए काफी जोर दिया। उसके बाद आते हैं जेसीबी डेविस। इन्होंने स्कूलों को व्यवसायिक और नैतिक मार्गदर्शन की शुरुआत की। उसके बाद आए हमारे नेक्स्ट जो थे वो क्लिफोर्ड बियर्स, मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग के परोकार, अस्पतालों में खराब स्थितियों को उन्होंने उजागर किया। 20 सेंचुरी में जो अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन थी एसीए जैसे पेशेवर संगठनों के साथ काउंसलिंग का डेवलपमेंट हुई। इंडिया में भी व्यावसायिक मार्गदर्शन की शुरुआत वर्टी बॉय वोकेशनल ब्यूरो 1941 में बॉम्बे में जैसी एजेंसियों के साथ हुई। इसके बाद सरकारी ब्यूरो, विश्व और बड़े बड़े जो आपके विश्वविद्यालय थे जैसे इलाहाबाद सेंट जेवियर्स हो गया, बड़ौदा हो गया, इसमें इन्होंने इस एरिया को काफी स्ट्रॉन्ग किया। एनसीईआरटी के मार्गदर्शन और काउंसलिंग में 1 साल का इन्होंने डिप्लोमा कोर्स शुरू किया। काउंसलिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव और गोल थे उसका मेन काम क्या था कि एक पेशेवर तालमेल बनाना, विश्वास बनाना, ईमानदारी और सकारात्मक सम्मान का एक उपचारात्मक एक माहौल तैयार करना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गोल्स की। इसमें सबसे पहले इमीडिएट में हमारी जितनी भी वर्तमान प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन निकालना, मानसिक कष्ट को कम करना। उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग टर्म में हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको फ्रीडम, सक्षम और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में मदद करना। रॉजर्स की पूरी तरह से कार्यशील व्यक्ति की अवधारणा के बारे में इन्होंने इसकी एक कोटेशन डाल सकते हो। नेक्स्ट जो आता है आपका प्रोसेस गोल जो होता है इसमें आपका जो तत्कालिक और दीर्घकालिक दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसमें सहायक परामर्श के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो इसमें जो व्यवहार में बदलाव लाने, तनाव में कमी लाने में सहायता करना और समस्याओं का सलूशन निकालने के लिए अनुपयुक्त व्यवहार को प्रभावी रणनीतियों में बदलना और जो कॉपिंग स्किल्स होते हैं उसको डेवलप करना, मजबूत बनाना, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देना, आपसी और आंतरिक संबंधों को बेहतर करना और जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनकी जो एक मेंटल हेल्थ होती है उसको क्लाइंट्स को एक्सप्लोर करने, अपनी क्षमता को पहचानने और उसको उपयोग करने में मदद करना और पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना। क्वालिटीज एंड कंपोनेंट्स इसके दिखाएंगे जिसमें आपका जो एक सेल्फ अवेयरनेस और जो प्रोफेशनल की होती है इसमें आत्म जागरूकता और व्यावसायिकता, अपने डर और चिंताओं, उद्देश्यों और ताकतों को हमें जानना चाहिए अपने काम को बेहतर बनाने के लिए। अपने जो हमारे पर्सनल जो भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उन पर हमें विचार करना चाहिए। अपने से बड़ों के फीडबैक और मार्गदर्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी जो निजी सीमाएं होती हैं उनके प्रति सचेत रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर क्लाइंट को किसी और के पास भी हम भेज सकते हैं और जो टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा निर्भर ना रहे, उनका इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। काउंसलिंग के जितने भी नैतिक सिद्धांत होते हैं उनका पालन करना चाहिए और साइकोलॉजिकल जितने भी हमारी केयर होती है और जो आपके भावनात्मक स्वास्थ्य है उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जो आपके जेरोल्ड कॉरी थे इनसे जो हमें एक सीख मिली है, शुरुआत में आत्मविश्वास की कमी थी, अपने साथियों की तुलना में खुद को ये काबिल समझते थे, क्लाइंट से तुरंत नतीजों की उम्मीद करते थे। बाद में इन्हें बदलाव लगा कि भी बदलाव में समय लगता है और ये सीखा कि क्लाइंट को बेहतर महसूस होने से पहले हो सकता है वे भी कुछ थोड़ा सा बुरा महसूस करें अपने निजी डरों की वजह से।
उदासीनता की वजह से, उनके सामने कोई गोल नहीं हो, उसकी वजह से क्लाइंट के साथ काम करना मुश्किल लगता था। मार्गदर्शन में उन्हें आगे बढ़ाने में उनको मदद मिली और सबसे मेन जो इनके की लेसन इनको मिला कि आप क्लाइंट को उस दिशा में नहीं ले जा सकते जिस दिशा को आपने खुद ने उसको डेवलप किया। प्रभावी होने के लिए आत्मचिंतन और निजी विकास का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। हेलो गाइस, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव काउंसलर्स। इसमें जो थर्ड पॉइंट है हमारा, पर्सनल क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव काउंसलर की क्या क्या होती है, ये 2008 का है। इसमें एक तो अलग पहचान होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि वे कौन है, क्या चाहते हैं। सेल्फ रिगार्ड में भी होना चाहिए, क्योंकि खुद को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल समझना और या कुछ मदद लेने और मतलब देने और लेने की काबिलियत उनके अंदर होनी चाहिए। अडेप्टेबल होना चाहिए उसको, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है। और जो भी हम अपने डिसीजंस लेते हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। लाइफ ओरिएंटेड होना चाहिए उनको, क्योंकि जिंदगी को पूरी तरह से जीना और सिर्फ गुजारा न करना, ये भी होना चाहिए। जेन्युइन एंड ऑनेस्ट, तो जो भी देखते हैं कि भाई कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करें, चीजों को असलियत नजर से देखना या खुद पे भी हंस लेना, और जो मिस्टेक्स होती हैं उनको एक्सेप्ट करना और पछतावा करने की बजाय उनमें थोड़ा सा एक सुधार लेकर आना। लाइफ इन प्रेजेंट, लाइफ इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में जीना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज अगर मैं देखूं, भविष्य में अटके नहीं रहने वाले जो होते हैं वो आज पे ध्यान देते हैं। तो संस्कृति में संवेदनशील, क्लास, जाति, धर्म, लिंग वगैरह जितने भी हैं, इनमें सम्मान करना इनका, दूसरों की फिक्र करना, क्लाइंट्स की देखभाल करना, उनकी सहानुभूति और सम्मान का भी ध्यान रखना। और इसमें एक आता है आपका लोगों से जुड़ने की, एक आपके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए जिससे रिलेशन स्ट्रांग बने, काम करके दिखाना मिलजुल के। और लास्ट में डिसीजन पैशन भी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित और उसे अर्थपूर्ण बनाना, क्योंकि निजी पेशेवर जिंदगी को अलग रखना और सीमाएं तय करना बहुत जरूरी होता है। हेलो गाइस, अभी हमने थर्ड पॉइंट के बारे में बात की थी, अब हम फोर्थ पॉइंट, कार्ल रॉजर ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज की बात करते हैं। इसमें मानवीय रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता बहुत जरूरी होती है। निष्पक्ष और बिना किसी पूर्वाग्रह के दृष्टिकोण होना चाहिए। बिना सकारात्मक सम्मान की क्लाइंट्स को बिना किसी पूर्वाग्रह के हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और एम्पैथी बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग इनकी समझ होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि जो क्लाइंट्स होता है वो अपने सम्मान को खुद खोजने की उसको आजादी देनी चाहिए। जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है हमारा काउंसलिंग कॉम्पिटेंस। इसमें जो डेफिनेशन दी गई है उसमें हमें सकारात्मक चिकित्सीय जो भी हमारे परिणाम प्राप्त करने और बनाए रखने की क्षमता हमें अंदर होनी चाहिए। हमारी दक्षताएं जितने भी होती हैं या सूक्ष्म जो भी आपके माइक्रो स्किल्स होते हैं, कॉम्पिटेंस होते हैं, या आपके माइक्रो स्किल्स होते हैं, जिसमें हमारा बिहेवियर आ जाता है, हमारा एक संज्ञानात्मक ज्ञान आ जाता है, वो इसमें शामिल होता है। क्योंकि इसमें ना हमारी एक सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और सहानुभूति होनी चाहिए, कौशल नैतिकता के से मेल करने की आवश्यकता होती है। और जो आपका क्लाइंट होता है उसकी खूबियां, संपत्तियां, क्षमताओं पर बहुत ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि विकास के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जैसे आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया, आपका इवेल्युएशन हो गया, इसमें बहुत ज्यादा इन चीजों की जरूरत होती है। मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है आत्मचिंतन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा थेरेपेटिक अलायंस। थेरेपेटिक अलायंस में एक मजबूत गठबंधन होता है, जिसमें एक ट्रस्ट होता है, रिपोर्ट होती है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। और ये सब चीजें जो है ना तब और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं जब हम क्लाइंट और काउंसलर की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है या उसकी मान्यताएं हैं वो एक जैसी हों। लास्ट जो सिक्स पॉइंट था उसमें क्लाइंट और काउंसलर के बीच में एक जैसी सोच और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हाई क्लाइंट की एक्सेप्टेशन ऑफ सक्सेस जो होता है ये ज्यादा उम्मीद और बेहतर तालमेल, और जो भी आपके पब्लिक सोशल और सेल्फ स्टिग्मा जो होते हैं उसमें अक्सर क्लाइंट को मदद मांगने से रोकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है
जैसे कोई काउंसलर्स जो होते हैं क्लम को कम करने के लिए, मदद मांगने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए काउंसलर को सांस्कृतिक रूप से सही तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। 7 पॉइंट जो आता है वो आता है मोटिव फॉर एंटरिंग काउंसलिंग। इसमें एक हेल्थी मोटिव होता है इनका। ह्यूमैनिज्म की बात करें तो ह्यूमैनिज्म में एक बेहतर दुनिया बनाने की चाहत होती है, इंसानी व्यवहार के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, लोगों को मुश्किलों से उबारने में एक मदद करने की इनका एक मोटिव होता है। ईमानदारी, खुद का विकास, पेशेवर ईमानदारी, जो कि निजी मुश्किल से उबरने का जो एक्सपीरियंस इनके पास होता है, वो इनको अदर्स की हेल्प करने में के लिए प्रेरित करता है। और इसके हार्मफुल मोटिव्स क्या होते हैं? हार्मफुल मोटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जैसे कई बार क्या होता है कि अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा या डिस्ट्रेस हो जाता है कई बार। कई बार क्या होता है कि जो आपका क्लाइंट के ज़रिए जो आपका एक करीबी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करना या ताकत या नियंत्रण की चाहत या दबी हुई निजी जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारा 8 पॉइंट, मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ, अवॉइडिंग बर्नआउट। इसमें जितने भी हमारे जो हेल्थ होती है उसमें सकारात्मक लोगों से जुड़े रहना और अपने व्यक्तिगत तनाव के कारण आराम करने की रीतियों को पहचानना, जरूरत पड़ने पर आप थेरेपी भी लें लेना चाहिए। और काउंसलिंग में अपनी जो आपका रोल होता है इसकी अपेक्षाओं के बारे में एक क्लियरिटी होनी चाहिए, व्यक्तिगत और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच एक बैलेंस बनाना चाहिए। अपने लिए कुछ समय जरूर निकाल दें जिसको हम मी टाइम बोलते हैं। आशावादी उम्मीदों से भरे रहना चाहिए कि हाँ मैं ही कुछ कर सकता हूँ। तो एक आपका डिटैच कनेक्शन कंसर्न जो होते हैं उसकी भावना डेवलप करनी चाहिए, क्लाइंट्स की परवाह और ज्यादा डीप करें, उनकी समस्याओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं देखूं तो एक प्रभावी काउंसलर इन चीजों से मेल खाता है क्योंकि उसके अंदर एक आपकी सेल्फ अवेयरनेस होती है, प्रोफेशनलिज्म होता है और बिना सकारात्मक सम्मान और बर्नआउट से बचने के लिए आपका संतुलित जीवन शैली होती है। काउंसलिंग की प्रभावशीलता इक्वल टू जैसे आपका राइट मोटिव होना चाहिए, व्यक्तिगत विकास, पेशेवर कौशल और नैतिक आचरण का होना। अब आते हैं हमारा ए पॉइंट, ब्रॉड कैटेगरी। ब्रॉड कैटेगरी में सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशनल काउंसलिंग। एजुकेशनल काउंसलिंग में हमारे जितने भी एजुकेशन से जुड़े जो भी चैलेंजेस होते हैं उन पे फोकस करना, अलग अलग तरह की जैसे आपका क्लासरूम हो गया, कंपटीशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एकेडमिक प्रेशर हो गया। और इसमें हमें जो हेल्प स्टूडेंट के साथ मदद करनी चाहिए। स्टूडेंट का छात्रों के मामलों में मदद करता है। लर्निंग स्ट्रेटेजी जो होती है, लर्न जो होता है उसमें सोच समझकर सीखना और जो कंपटीशन होता है उसके लिए भी सीखना, चिंता और तनाव से निपटना, कोप अप करना चाहिए ना एंग्जाइटी और स्ट्रेस में। तो इसमें जो प्राथमिक हाई स्कूल और कॉलेज के जितने भी सीनियर्स होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। अब आता है वोकेशनल कैरियर काउंसलिंग। वोकेशनल कैरियर काउंसलिंग जो होती है इसमें हमें अपने कैरियर चुनने के लिए उसके विकास से संबंधित कुछ चीजें इसमें शामिल होती हैं, जैसे आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसमें हमारी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे हमारा स्पर्श आ गया, हमारा इंटरेस्ट आ गया, हमारा एक जैसे आपका सेल्फ अडेप्टेशन आ गई, करियर को समझना, नौकरी की प्रकृति होता है और अवसर होता है, क्योंकि जितने भी आपकी जो क्षमताएं होती हैं उसमें उनको जरूरतों को से मिलाना, साथ साथ इन मामलों में भी ध्यान देना। और वर्क स्ट्रेस की मैं बात करूँ तो इसमें जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट होती है वर्क प्लेस में उसको देखना, बातचीत करना, आपसी झगड़े जो होते हैं, नौकरी से संतुष्टि और खुशी होनी चाहिए। पर्सनल ग्रोथ, इसमें पर्सनल सोशल काउंसलिंग की मैं बात करूँ जो इसका थर्ड पॉइंट है, इसमें आपका फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ एंड सोशल फंक्शन। इसमें व्यक्तियों की मदद करता है और खुद को समझने में, आप रिलेशन बनाने में एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और भावनात्मक क्षमता को डेवलप करने में ये हेल्प करता है। इससे जो लीड टू बेटर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। इसका जो बी पॉइंट है, टाइप ऑफ काउंसलिंग सिचुएशंस, ये अप्रोच बेस्ड होती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है डेवलपमेंट काउंसलिंग। डेवलपमेंट काउंसलिंग में जो आपका एक
लाइफ स्पन अप्रोच होती है। ये विकास के अलग अलग चरणों से जुड़ी समस्याओं से निपटता है। इसका उद्देश्य जितनी भी हमारी पावर्स होती हैं, ये हमारी कैपेसिटी होती है, इसको ज्यादा से ज्यादा अधिकतम करना इसका काम होता है। सेकंड पॉइंट जो आता है एनकरेज, जिसका उद्देश्य अब आता है हमारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो सीखने की क्षमता या कोई डिसीजन लेना है उसको लेने में उसको प्रोत्साहित करना। सेकंड पॉइंट आता है फैसिलिटेटिव काउंसलिंग। ये क्लाइंट को अपनी चिंताओं समस्याओं को स्पष्ट करने में, उसको क्लैरिटी लाने में हेल्प करता है, खुद को समझने में, एक्सेप्ट करने में, अपनी भावनाओं को बढ़ावा देता है। ये एक तरह से आपका अनडिजायरेबल बिहेवियर जो उसका होता है और जो उसको काबू पाने पर ये फोकस करता है, खराब और शैक्षणिक प्रबंधन, नौकरी उपचार रखरखाव या समायोजन परामर्श के रूप में ये जाना जाता है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्राइसिस काउंसलिंग। क्राइसिस काउंसलिंग क्योंकि हमारी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके दौरान हमें तत्काल और अल्पकालीन सहायता की जरूरत होती है, जिसमें समस्याओं से निपटने के लिए असमर्थता, आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति या गंभीर तनाव जैसी समस्याओं का समाधान किया जाता है। और इसके लिए जो रिक्वायर्स क्लेम एक्सेप्टिंग सपोर्टिव एटीट्यूड होना चाहिए और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मे इन्वॉल्व हॉस्पिटलाइजेशन इफ नीडेड, अगर आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल में भी भर्ती किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट जो आता है आपका प्रिवेंटिव काउंसलिंग। इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उत्पन्न होने से पहले रोकथाम करने पर ज्यादा फोकस किया जाता है। और फॉर एग्जांपल जैसे आपका करियर प्लानिंग हो गया, ड्रग अवेयरनेस हो गई, रिटायरमेंट हो गई, या आपका बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे आपका संचार कौशल हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब उसमें सही मार्गदर्शन करना, एक सही गाइडेंस करना, इंडिविजुअली उनको सेशन देना, ये इस तरह से आयोजित किए जाते हैं जिससे क्लाइंट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोग्रेस। अब बात करते हैं प्रोफेशनल क्रेडेंशियल इन काउंसलिंग। इसमें जो काउंसलिंग होता है ये एक तरह से अलग पेशे के रूप में उभरा है और इसके लिए एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है, इसकी मान्यता की आवश्यकता होती है। और इसमें 4 क्वालिटीज बताई गई। सबसे पहले होता है इंस्पेक्शन। सरकारी एजेंसियां जितनी भी प्रैक्टिस उसकी उनकी गतिविधियों की जांच करती है और भी ये इंश्योर करती है कि जो प्रैक्टिस सिक्योर है, इसमें आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य आ गया, सुरक्षा आ गया और कल्याण समाज कल्याण के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा होता है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो होता है जिसमें जितने भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं ये किसी पेशेवर संगठन के साथ इनको अपनी जो पंजीकरण करना अनिवार्य होता है, क्योंकि जितने भी हमारे पंजीकृत पेशेवर काउंसलर्स होते हैं उनके रूप में उनको लीगली मतलब कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए जितने भी निर्धारित मानक होते हैं उनका एक जो आपका पालन करना वो जरूरी होता है। थर्ड जो आता है आपका सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन जो होता है ये एक सरकार का कोई वैधानिक निकाय मान्यता प्राप्त प्रदान करना है। दूसरा ये कंफर्म करना कि किसी संबंधित व्यक्ति की काउंसलिंग क्षेत्र में निर्धारित योग्यताओं को वो पूरा भी कर। हेलो गाइस, फोर्थ पॉइंट आता है लाइसेंसर। इसमें किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा दी गई परमिशन जो होती है वो एक तरह से आधिकारिक अनुमति होती है और जो क्वालिफाइड जितने भी लोग होते हैं वो एक विशिष्ट पेशे पर कार्य करने की अनुमति देते हैं। क्योंकि अब हम बात करते हैं काउंसलर प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग। सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो एकेडमिक प्रिपरेशन। एकेडमिक प्रिपरेशन जो होती है इसमें जितने भी काउंसलिंग थ्योरीज होती हैं या आपका ह्यूमन डेवलपमेंट होता है या आपका अवांछित व्यवहार होता है, उसके मूल्यांकन में एक मजबूत बेस होना जरूरी होता है। सेकंड पॉइंट इसी का ही है स्पेशलाइजेशन इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ काउंसलिंग। विशेषज्ञता बहुत जरूरी होती है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जो भी इसमें प्रैक्टिस करते हैं, जो हाथों हाथ कौशल और अनुभव के लिए एक सुपरवाइज इस फील्ड में जो होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको पर्यवेक्षण के तहत क्षेत्र अभ्यास बहुत जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट जो होता है एथिकल स्टैंडर्ड। एथिकल स्टैंडर्ड में जो आपके बेनिफिट ऑफ टू क्लाइंट जो होता है वो, और आपका जो एक ग्राहक को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके साथ भी उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोविड-19 के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑनलाइन यही बेनिफिट मिला था उनको, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आई।
नए नए तरह के चैलेंजेस भी आए हमारे सामने, तो उन सब चीजों को इसमें श्री कृष्ण को पहला परामर्शदाता माना जाता है, फर्स्ट काउंसलर, जिसने अर्जुन को गाइड किया था जब उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत से आ रहे थे, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए श्री कृष्ण ने उनको हेल्प की थी। और इसमें जो डायलॉग्स हाईलाइट हुए थे, इसमें डिसीजन मेकिंग का था, और आपका जो एक संघर्ष समाधान और भावनात्मक संतुलन पर प्रकाश डालता है। करंट प्रैक्टिस सेटिंग की मैं बात करूं तो काउंसलर इन इंडिया वर्क इन हॉस्पिटल्स, स्कूल एंड कॉलेजेस, वर्क प्लेसेस। इसमें जो एक आपकी प्राइवेट काउंसलिंग सेंटर्स जो भी होते हैं, ये अपना निजी अभ्यास जो भी होता है, इसका एक बैकग्राउंड जो होता है वो आपके सोशल वर्क पे होता है, आपके मनोविज्ञान पे होता है, नैदानिक मनोविज्ञान पे होता है, मनोरोग विज्ञान पे होता है। इसके बेनिफिट्स एक मिश्रित और समावेशी एरिया होते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस इसके अंदर आते हैं। इसमें एक ही तरह के ग्राहकों जो भी भूमिकाएं होती हैं, उनको क्लियरिटी, उनको पहचान का अभाव होता है। मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भूमिकाओं का दोहराव होता है, क्योंकि एक ही तरह के ग्राहकों और नौकरियों के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। अब कल्चर और कॉन्टेक्स्ट में और उसकी ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इंडिया के अंदर परामर्श की जो होती है डिमांड, वो कंटिन्यूसली अर्बन वर्सेस रूरल, ज्यादातर आपकी जो एक मेट्रोपॉलिटन हो गई, अर्बन एरिया, इसमें अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इनकी जो एक पहुंच होती है बहुत लिमिटेड होती है। जीवन के विभिन्न चरणों में विशिष्ट मुद्दों के लिए नए नए कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जैसे स्कूल काउंसलिंग हो गया, या आपका वर्क प्लेस स्ट्रेस हो गया, या फैमिली थेरेपी हो गया। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। और मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो इसमें बहुत सारी जितने भी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो ऑफर करती हैं, जैसे कि भी काउंसलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं, और एक मनोवैज्ञानिक शिक्षा भी देती है। गैप क्या आता है? गैप जो होता है, जितने भी हमारे जो आपके ट्रेंड काउंसलर्स होते हैं, अभी भी उनको राष्ट्रीय औसत से बहुत कम, जैसे मणिकम में 2010 में, लोवानी में 1994 में, आवश्यकता ज्यादा से कम है। अब इसमें ट्रेनिंग और जो आपकी रिसर्च होती है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, इसकी हम बात करते हैं। क्योंकि इसमें भारत के अंदर मैं बात करूं तो विशिष्ट प्रकाशित अनुसंधान की कमी है। काउंसलिंग का पाठ्यक्रम काफी हद तक हमारे यूके और यूएस से दिया गया है, और जो एक कल्चरल सांस्कृतिक पेमेंट है, ये भारतीय मूल्यों, परंपराओं, सामाजिक संरचनाओं के अकॉर्डिंग इसमें जितने भी आपके स्वदेशी दृष्टिकोण है, उनकी आवश्यकता है। अब जो एक लैंगिक असमानता है भारत में, ये एक तरह से जो पेशा है महिलाओं के वर्चस्व वाला है, क्योंकि मनोविज्ञान में के कई कॉलेज जो होते हैं, ज्यादातर दिल्ली की बात करें तो वहाँ महिलाओं के लिए है काउंसलिंग, क्लिनिकल मैगनी, पीजी प्रेक्षण के लिए जो पुरुष होते हैं वो योग्य हो पाते हैं कम वेतन में, या फिर उन्हें सैलरी कम मिलती है। इस वजह से ज्यादातर जो जेंट्स होते हैं वो इस पेशे से दूर रहते हैं। क्लाइंट की पसंद, फर्स्ट को जो क्लाइंट की पसंद होती है वो 3 गुना अधिक महिलाओं पे ज्यादा डिपेंडेंट होती है। डायरेक्ट, जो कि साइकोलॉजी में डायरेक्ट जो होती है, उसकी उपाधि ज्यादातर लेडीज ही ज्यादातर इसके अंदर काम करती है, क्योंकि आपका जो मनोविज्ञान है या पुरुषों के वर्चस्व दबाव पर केंद्रित जो भी एक मनोविज्ञान है, साइकोथेरेपी जो भी है, वो इसमें महिलाओं का ही ज्यादा रोल है, और ये इसी पर आधारित है ज्यादातर साइकोथेरेपी साइकोथेरेपी। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ काउंसलिंग में जो डिफरेंसेस होते हैं। ये कई बार स्टूडेंट आपका क्वेश्चन आ जाता है, जिस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग जो होती है ये एक तरह से पेशा है, पेशेवर आमने सामने का रिश्ता है, जिसमें एक जो ट्रेंड काउंसलर्स होते हैं
वो क्लाइंट्स को खुद को समझने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए, उनका जो एक प्रभावी व्यक्तिगत, सामाजिक और करियर संबंधी जो भी उनके लिए उनको जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें फैसले लेने में मदद करता है। अब डिफरेंसेस फ्रॉम जो गाइडेंस होती है, ये एक तरह से विकास उन्मुख प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य आत्मा की समझ मतलब आत्म समझ होती है या फिर कोई समस्या का निदान होना है। अब इसमें जो डिफरेंसेस आते हैं वो ज्यादा व्यापक होते हैं, ज्यादातर जानकारी पर बेस्ड होते हैं, जैसे आपका कैरियर से रिलेटेड हो गया या एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। तो काउंसलिंग बहुत ज्यादा डीपली होती है और इसे हम इमोशनली, सोशली या फिर अपने पर्सनल मुद्दों पर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं और इसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसके अंदर शामिल होती हैं। साइकोथेरेपी जो होती है वो साइकोथेरेपी से ये थोड़ा सा डिफरेंस होती है, क्योंकि साइकोथेरेपी एक गंभीर भावनात्मक और व्यक्तिगत संबंधी मुद्दे जो होते हैं उनको निपटाती है, और लंबे समय तक चलने वाली जितने भी जो पुनर्संकारी होती हैं, और काउंसलिंग जनरली कम समय के लिए होती है। और ज्यादातर ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं इन पर ज्यादा फोकस किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा इनका सोल्यूशन निकाला जाता है, और इनकी डेवलपमेंटल लेवल पे ही इनको ज्यादा फोकस किया जाता है। अब आता है हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन काउंसलिंग। ये अगर मैं एंशियंट रूट की बात करूं तो भारत में काउंसलिंग का अस्तित्व जो था वो भगवत गीता से के टाइम से ही चला आ रहा है, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को परामर्श दिया था और कि आत्म साक्षात्कार का, सही डिसीजन लेने का, सही मार्गदर्शन करने का। और 20th सेंचुरी की मैं बात करूं जब इसकी शुरुआत हुई थी आपकी वेस्ट में, तो जो काउंसलिंग का उदय हुआ व्यवसायिक मार्गदर्शन आंदोलनों के माध्यम से हुआ, जिसमें आपके फ्रैंक पार्सन्स जो थे 1909 के टाइम से ये प्रभावित रहा है, और इन्होंने इनको एक व्यवसायिक मार्गदर्शन का जनक भी पोस्ट वर्ल्ड वॉर। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो दौर था, इसमें काउंसलिंग काफी एक्सपेंड हुई है पर्सनल लेवल पे, व्यक्तियों के निजी, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं का ताकि समाधान कर सकें, न कि केवल उनके कैरियर संबंधी कैरियर गाइडेंस भी उनको दे सकें इंडिविजुअल। तो प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में जो काउंसलिंग है ये एक तरह का सेपरेट पेशा बन गया है, एरिया, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, एथिक्स और जो आपके अलग अलग तरह के एप्लीकेशन सेटिंग्स होती हैं उसमें इनको शिक्षा, स्वास्थ्य जो अलग अलग लेवल पे इनका यूज किया जाता है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक एंड इफेक्टिव काउंसलिंग। ये एक प्रभावी काउंसलिंग में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसकी मैं बात करती हूँ। सबसे पहले तो आत्म जागरूकता उसके अंदर होनी चाहिए, प्रभावी होना चाहिए उसको, ताकि उसकी कमजोरियों, उद्देश्यों और सीमाओं को जानना बहुत जरूरी होता है। उसमें एक आत्मसम्मान, उच्च आत्मसम्मान और खुद को सक्षम बनाना चाहिए, आत्मविश्वास और प्रेम उसके अंदर होना चाहिए। मदद देने के लिए उसको ये ऐसा फील होना चाहिए कि मैं दूसरों की हेल्प करने में मैं समर्थ हूँ, ऐसा फील होना चाहिए। बदलाव के प्रति खुलापन, अलग अलग सिचुएशंस में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो ढाल सके। ठीक है। और वास्तविकता और ईमानदारी में एक सच्चा प्रामाणिक दिखाने से मुक्त होना चाहिए कि कोई शो ऑफ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सहानुभूति और संवेदनशीलता, दूसरे की भावनाओं को बिना समझे पूर्वाग्रह को समझना, बिना किसी शर्त सकारात्मक सम्मान देना। और जो हास्य की बात करूं तो हास्य बोध, आशावाद, ये एक तरह से यथार्थवादी दृष्टिकोण है। ये एक जो तनाव है उसको बैलेंस करता है। सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता, जिसमें आपका जेंडर आ गया, ग्रुप आ गया, रिलीजन आ गया, तो ये सारी चीजें जो होती है इसमें अलग अलग तरह से उनका सम्मान करना। अब जो आपका पारंपरिक कौशल होता है उसमें विश्वास कायम करना, प्रभावी ढंग से उसके साथ संवाद करना, अपना जो आपका एक प्रोफेशन है उसमें उनकी सीमाओं को बनाए रखना, और समर्पण और जुनून भी बहुत जरूरी होता है। डेडिकेशन तो होनी चाहिए ना किसी भी चीज के लिए, तो उसके प्रति समर्पित होना चाहिए, उसकी सार्थकता प्राप्त करना और निजी और पेशेवर जीवन में एक बैलेंस क्रिएट करना।
ये हेलो गाइस, अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग में सबसे पहले पार्ट में आपका टाइप होना चाहिए। जैसे आपका शैक्षणिक काउंसलिंग हो गया, एजुकेशनल काउंसलिंग की मैं बात करूं तो इसमें जितने भी स्टूडेंट्स को हेल्प करना, उनको सीखने में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कैरियर चॉइस हो गया, इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स हो गई, उसमें उसकी हेल्प करनी। अब वोकेशनल और कैरियर काउंसलिंग जो होती है, ये एक तरह से हमें अपने कैरियर से जुड़े जितने भी डिसीजन है उनको लेने में और सही काम की जगह तालमेल बिठाने में, उसके एक जो तनाव को संभालने में और अपने काम में एक सेटिस्फेक्शन पाने में हमारी हेल्प करती है। पर्सनल सोशल काउंसलिंग जो होती है, ये एक तरह से लोगों को खुद से बेहतर समझना और अपनी भावनाओं को संभालना और दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन बनाना और पूरी तरह से उनको हैप्पीएस्ट एनवायरनमेंट ओवरऑल, मतलब वेलबींग होना चाहिए तरह से। कहते हैं हमारा बेस्ड ऑन अप्रोचेस जो होती हैं, ये विकासात्मक जो भी आपकी डेवलपमेंट काउंसलिंग होती है, ये लोगों की जिंदगी में आने वाले जितने भी चैलेंजेस होते हैं उनसे निपटने में हेल्प करती है। उनके विकास, जिम्मेदारी, खुद को उठाने की भावना को बढ़ावा देती है। और आपका आता है कि फैसिलिटेटिव काउंसलिंग जो होती है, ये एक तरह से समस्याओं को साफ करती है, खुद को बेहतर बनाने में मदद करती है और जितने भी हालात होते हैं उनसे तालमेल बैठाने में है एक तरह से मदद करती है। एक तरह से ये अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने का तरीका है। अब आता है क्राइसिस काउंसलिंग। क्राइसिस काउंसलिंग जो होती है, ये जिंदगी में अचानक आए कोई भी क्राइसिस अचानक आ जाते हैं, बता के थोड़ी आते हैं, कुछ भी तरह की हो सकती है। जैसे आपको किसी को ट्रॉमा हो गया है ना, या किसी को एंजाइटी हो गई, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो इसमें ये अपने आप को सुधार करने का एक तरह से तरीका होता है। अब लास्ट आता है आपका प्रिवेंटिंग काउंसलिंग। ये एक तरह से जितने भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका क्राइसिस काउंसलिंग में भी अब थोड़ा सा आता है कि जिंदगी में अचानक बहुत सारे संकट हो गए या इसमें ये हेल्प करते हैं। और जो प्रिवेंटिंग काउंसलिंग होती है, ये जागरूकता फैलाने में और कुछ नई चीज, अपना हुनर दिखाने में, फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रोकने में पहले से ही ये थोड़ा सा प्रेशर डालता है। जैसे ड्रग ड्रग अवेयरनेस हो गई आपकी, या आपके करियर की तैयारी करनी है आपको, इन सब चीजों में ये जो प्रिवेंटिंग काउंसलिंग। फिफ्थ पॉइंट, इसमें हम स्टेटस ऑफ काउंसलिंग इंडिया की बात करते हैं, इसका जो हिस्टोरिकल बेस है। इसमें इसकी जड़ें ना भगवत गीता, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक सलाह दी थी, उससे कनेक्ट है। सेकंड पॉइंट जो आता है हमारा करंट प्रैक्टिस, यानी कि जो हमारी काउंसलर्स होते हैं उनको हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में या अपने वर्क प्लेस में या आपके जो पर्सनल जो आइडेंटिटी होती है, पर्सनल लेवल पे ये सेंटर्स में काम करते हैं। ट्रेनिंग बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो इसमें जितने भी हमारे सोशल वर्क हो गए या सोशल वर्कर हो गए या फिर आपके वर्क मनोवैज्ञानिक, मनोरोग वगैरह से रिलेटेड जो विज्ञान साइंस है, इससे मिली जुली एक बिखरी हुई पहचान बनती है। और इसमें ये ओवरलैप इन रोल्स होता है, इसमें इनकी आइडेंटिटी होती है। और इसमें जो एक आपका कल्चर कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो इसमें जितनी भी आपकी जो सर्विसेज होती हैं, ये शहरों में होती हैं, महानगरीय क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा ये होती हैं, उपलब्ध होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा इनकी कमी होती है, शॉर्टेज होती है। और जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं कि भी जो आपके जो कॉमन कैरिकुलम है उसमें रेगुलेशन की कमी होती है और जितने भी आपके स्थानीय तरीकों की बजाय पश्चिमी मॉडलों पे ज्यादा डिपेंडेंसी होती है इनकी। और जो आपके शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड काउंसलर्स होते हैं, इनकी जो डिपेंडेंसी होती है ऑन वेस्टर्न मॉडल, ये ज्यादातर इन पे डिपेंडेंसी, क्योंकि जो आपका जेंडर बैलेंस हो गया, ये मुख्य रूप से महिलाओं का पेशा होता है और कम वेतन और कैरियर की सीमित संभावना के कारण इनमें पुरुषों की संख्या ज्यादा कम होती है। और प्रोग्रेस की बात करूं तो जो आपकी काउंसलिंग होती है यूनिवर्सिटी में, अगर हम काउंसलिंग की बात करें या क्लिनिकल साइकोलॉजी के कोर्स करवा रहे हैं ये लोग, जो आरसीआई और सीआईए है जैसे जो आपके संगठन है, ये इस पेशे को पेशेवर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
नेशनल कमीशन फॉर एम्प्लॉयड एंड हेल्थ केयर, जो एक प्रोफेशंस एक्ट है 2021 का, इसका उद्देश्य इससे संबंधित जितने भी स्वास्थ्य देखभाल पेशे हैं, इनको एक जो इनका प्रोफेशन है उसको मानकीकृत करना होता है। काउंसलिंग ऑफ इंडिया की बात करें तो उसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ काउंसलिंग, उसकी गाइडेंस और साइकोथेरेपी। काउंसलर और क्लाइंट के बीच एक ऐसा हेल्पिंग रिलेशनशिप होनी चाहिए और उसका जो एक पर्पस होना चाहिए, वो खुद को समझने और अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाने के लिए एक बेटर डिसीजन लेने में उसकी मदद करता है। और उसको उसका बेस ट्रस्ट ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गोपनीयता पर आधारित होना चाहिए। अब आता है कि डिफरेंसेस ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस जो होती है वो ज्यादा व्यापक फैसले लेने में मदद, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, आपका कैरियर हो गया, आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई, उसके बारे में ज्यादा फोकस करती है। क्योंकि काउंसलिंग जो होती है ये काफी डीपली होती है और आमने सामने की प्रक्रिया क्या है, निजी मुद्दों का समायोजन पर केंद्रित आधारित होती है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंसेस ऑफ साइकोथेरेपी। इसमें जो साइकोथेरेपी होती है ये क्लिनिकल है और मनोवैज्ञानिक विकारों को देखें, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, ये काफी लंबे समय तक चलने वाले डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें काउंसलिंग जो होती है वो एंजाइटी हो जाती है, किसी को डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये काफी लंबे डिसऑर्डर्स होते हैं। और जो काउंसलिंग की बात करूँ तो आमतौर पर ये शॉर्ट टर्म पीरियड होता है। रोजमर्रा जिंदगी की जितने भी आपके चैलेंजेस आते हैं, जैसे आपका डिप्रेशन हो गया या एजुकेशन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स हो गई या आपका रिलेशनशिप हो गई, इनसे निपटने में ये हेल्प करती है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नंबर 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ काउंसलिंग। इसमें हम एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे। जैसे भगवत गीता की कुछ बहुत सारी अवधारणाएं हुए जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन करना का जो परामर्श किया था, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इसकी अर्लीस्ट एज है वो 20 सदी से शुरू हुई है, 20वीं सदी से। अमेरिका में के जो एक फ्रैंक पार्सन्स है 1908 के, उनके द्वारा एक व्यावसायिक मार्गदर्शन किया गया, जिसमें आपका वोकेशनल गाइडेंस जो वो इन्होंने शुरू किया 1920 और से लेकर 30 तक का जो दशक था, उसमें इन्होंने अपना परामर्श को शिक्षा और कैरियर मार्गदर्शन से जोड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद यानी कि तो सैनिकों, छात्रों, परिवारों और वैज्ञानिक सहायता की इनको आवश्यकता हुई। फिर इन्होंने थोड़ा सा अपना विस्तार किया कि भाई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और मानसिक स्वास्थ्य को थोड़ा सा फैलाओ, और ये अलग अलग एरियाज में इस पे काम हुआ। 1950 के दशक की मैं बात करूं तो जितने भी पेशेवर क्षेत्र के रूप में जो भी एक मनोविज्ञान का उदय हुआ, वहां से फिर ये स्टार्ट हुआ काउंसलिंग। अब इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में जो ये स्टार्ट हुआ है, ये एक एजुकेशनल और कैरियर को लेकर इस पे ज्यादा फोकस किया गया और इसमें बहुत सारी फैमिली हेल्थ, रिहैबिलिटेशन, इन सब चीजों पे भी ज्यादा फोकस करना का जो एक मानसिक स्वास्थ्य था इस तक भी हुआ, क्योंकि बाद में इसका जो परामर्श हुआ। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि इसके करेक्टर और इफेक्टिव काउंसलर की क्या क्या चीजें होती हैं, कि उसे किस तरह से ईमानदार होना चाहिए, उसे कैसे, उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहले तो हम उसके व्यक्तिगत गुण की बात करते हैं, क्योंकि उसमें सबसे एम्पैथेटिक होना चाहिए, उसको पेशेंस उसके अंदर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होनी चाहिए, है ना? तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये उसे एक अलग ही तरीके से उसको शो करती हैं। जागरूक होना चाहिए और जो आपका पर्सनल जो आपका एक प्रोफेशनल स्किल्स जो उसके होती हैं, अगर मैं सुनने और संवाद करने की उसके अंदर एक अच्छी क्षमता होनी चाहिए, ताकि वो लोगों की बातों को अच्छे से सुन सके, उनका सोल्यूशन निकाल सके, उसके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि समस्या निदान और एक विश्लेषणात्मक क्षमता और उसकी गोपनीयता और जो नैतिक मानदंड है उनको बनाए रखने की कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए।
टूवर्ड्स एटीट्यूड टूवर्ड्स क्लाइंट्स, इसमें हमारा जो ग्राहकों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वो एक डिसीजन लेने वाला, मतलब कि नॉन जजमेंटल होना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक और स्वीकार करने वाला, स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। अपने निजी विचार को थोपना नहीं चाहिए कभी भी। ग्राहकों को अपने समाधान खुद सोल्यूशन निकाले क्लाइंट, इस तरह से उनको मोटिवेट करना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, काउंसलिंग इन इंडिया, इसमें आपका जो पॉइंट है टाइप्स ऑफ काउंसलिंग में आपका बेस्ड ऑफ सेटिंग, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम कवर अप करने वाले हैं। जैसे इंडिविजुअल काउंसलिंग हो गया आपका, ये 1-to-1 डिस्कशन होता है, इसमें पर्सनल इश्यूज के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा ग्रुप काउंसलिंग, ये छोटे छोटे ग्रुप होते हैं और छोटे छोटे ग्रुप के लिए ही जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए कंसर्न जो भी होते हैं उनसे डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फैमिली काउंसलिंग। फैमिली काउंसलिंग में जो आपके फैमिली के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करना, उन पे फोकस करना, ये इसके अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बेस्ड ऑफ पर्पस। बेस्ड ऑफ पर्पस की मैं बात करूं तो जो आपके एजुकेशनल काउंसलिंग होती है, इसमें हमारे जैसे आपका स्टडी हैबिट हो गया, आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया, आपका एग्जाम स्ट्रेस हो गया, ये इस पे फोकस किया जाता है। करियर काउंसलिंग में आपका वोकेशनल गाइडेंस दी जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जाता है। रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग में आपका ये एक तरह से जो आपका एडिक्ट लोग होते हैं, ट्रोमा सर्वाइवर होते हैं, या फिर आपके जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उनसे बारे में उनकी काउंसलिंग की जाती है। मैरिटल रिलेशनशिप काउंसलिंग में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं अपने पार्टनर के साथ, उनको रिजॉल्व किया जाता है। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग में आपका जितने भी चीजें होती हैं भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक, उसमें क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। और भी बहुत सारी काउंसलिंग्स होती हैं, जैसे आपका क्राइसिस काउंसलिंग हो गया, एडोसेंट काउंसलिंग हो गया, ग्रीफ काउंसलिंग हो गया, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। स्टेटस ऑफ काउंसलिंग इन इंडिया, इसमें आपका जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट सिचुएशन में जो अर्बनाइजेशन है उसमें जो आपकी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या आपका जो स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। सेकंड पॉइंट जो होता है स्कूल कॉलेज के जितने भी शैक्षणिक और भावनात्मक समस्याएं होती हैं, इनके लिए भी ये अपने स्कूल कॉलेज में काउंसलर अपॉइंट करते हैं। हॉस्पिटल और एनजीओ में भी मेंटल हेल्थ के लिए या फिर आपका एडिक्ट लोगों के लिए पुनर्वास के लिए काउंसलिंग दी जाती है। अब आता है हमारा प्रॉब्लम और लिमिटेशंस। प्रॉब्लम लिमिटेशन में अभी अवेयरनेस कम है लोगों के अंदर, विशेष रूप से जो आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद मांगने से जुड़ा सामाजिक कलंक माना जाता है। प्रशिक्षित और पेशेवर काउंसलर्स की कमी है। फ्यूचर में स्कोप जो है आपके, वो काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस को लेकर बढ़ती पहचान, सरकारी और निजी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डेवलप किए जा रहे हैं जिसमें इनको ये पाठ्यक्रम पढ़ाया जा सके। काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपने कार्यस्थल पे जहाँ पे हम वर्किंग होते हैं उसके लिए, ताकि ये उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन पाए। हेलो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। गोल और ऑब्जेक्टिव्स ये कई बार आ जाता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। और इसके जो कैरेक्टर और इफेक्टिव काउंसलर्स के कैरेक्टर्स क्या हैं, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। टाइप ऑफ काउंसलिंग इसके साथ मिलके भी ये दोनों ज्वाइन करके भी बन सकते हैं क्वेश्चंस। तो ट्रेनिंग और प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ काउंसलिंग, इसके साथ भी इसको मैच किया जा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इन टॉपिक से फोकस करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस सेशन में हमने जो डिस्कस किया काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग एक न्यू प्रोफेशन है और इसमें जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, गाइडेंस मूवमेंट जो भी है उसी से डेवलप हुआ। और ये गाइडेंस और जो आपका साइकोथेरेपी है इससे अलग है, क्योंकि इसमें वैश्विक और भारतीय
जो आपके इनके जो संदर्भ हैं इसमें आपका सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, गोल हो गया, काउंसलर क्वालिटीज हो गई, एथिक्स हो गई। ये सब चीजें जो होती हैं ये आपके पर्सनल ग्रोथ को इसमें शामिल किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप इस यूनिट को पढ़िए अच्छे से। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं साथ साथ इस पीपीटी के थ्रू मैंने आपको बताया भी है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैंने मार्क भी किया है इस पीपीटी के थ्रू। और मेरे को आशा है कि आप मेरी इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हेल्प मिलती है, ताकि मैं और सब्जेक्ट्स की वीडियो भी डाल सकूं, ताकि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ना एग्जाम के दिनों में ही स्टडी करते हैं और जॉब वाले होते हैं, और जॉब के साथ इतना प्रेशर होता है एग्जाम देने के लिए, वो मैं इस चीज को समझती हूँ। इसीलिए मैंने ये पीपीटीज डाली है ताकि बच्चे इजिली इसको पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। थैंक यू।